आज की हमारी कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर है जो एक माँ के बारे में है। इसने अपने तीसरे बच्चे को खो दिया है। इस सदमे से वो मानसिक रूप से टूट चुकी है। वो एक बच्चे को गोद लेने की सोचती है। क्या ये बच्ची घर को खुशहाल बना देगी या इनकी मुश्किलें और बढ़ा देगी? आइए देखते हैं। हमारे कहानी के मुख्य किरदार का नाम केट है। इसका एक हस्बैंड और दो बच्चे हैं। हस्बैंड का नाम जॉन है जो कि एक आर्किटेक्ट है। इनकी बेटी एक डेफ एंड म्यूट चाइल्ड है जो साइन लैंग्वेज में बातें करती है। इसका नाम मैक्स है और इनके बेटे का नाम डेनियल है। इनका तीसरा बच्चा एक गर्ल चाइल्ड है जिसे इन्होंने मिसकैरेज में खो दिया। केट इस हादसे के बाद मेंटली बहुत टूट चुकी है। ये साइकियाट्रिक हेल्प लेती है। इससे इसे काफी मदद भी मिल रही है। केट प्रोफेशन से एक टीचर है जो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। वो मैक्स को एक रात बेड टाइम स्टोरी सुनाती है जिसपे मैक्स उससे अपने होने वाली सिस्टर के बारे में पूछती है। किट बताती है कि वो अब एक एंजल बन चुकी हैं और वो गॉड के पास है। वो पूछती है कि उसे एक नई सिस्टर कब मिलेगी। केट सोने के वक्त पे उस साइकियाट्रिस्ट के सुझाए आइडिया पे विचार करती है। वो उस ऑर्फनेज का पैम्फलेट देखती है जो उसे डॉक्टर ने दिया था। फिर वो जॉन से अडॉप्शन के बारे में डिस्कस करती हैं। अगली सुबह वो ऑर्फनेज में पहुंचते हैं। जॉन एक बच्चे के गाने की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। इसका नाम एस्थर है। ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जॉन इसके पेंटिंग से काफी इंप्रेस होता है। केट भी जॉन को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। उसे भी ये पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं। वो एस्थर से पूछती है कि उसने ये कहाँ से सीखी, जिसपे वो कहती है उसके पास बहुत फ्री टाइम रहता है तो वो पेंटिंग्स में ही अपना सारा समय निकाल देती है। वैसे भी उसे यहाँ बहुत बोरिंग लगता है। केट कहती है नीचे सब बच्चे पार्टी कर रहे हैं, वो उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? जिसपे वो कहती है कि उससे कोई भी बात नहीं करता क्योंकि वो डिफरेंट है। वो एस्थर को अडॉप्ट करते हैं। सिस्टर मैरी उन्हें बताती है कि वो ओरिजिनली रशिया से है लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसके पहले उसे एक अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट किया था जो कि घर पे आग लगने से मारे गए। एस्थर वहां से बच निकली थी। सिस्टर बताती हैं कि वो बहुत ब्राइट बच्ची है और अपने उम्र से ज्यादा मेच्योर्ड है। वो एक प्रिंसेस की तरह है क्योंकि वो हमेशा अपने रिस्ट में और गले में रिबन बांध कर रहती है। एक बार उन्होंने जब उसकी रिबन्स हटाने की कोशिश की थी तब थोड़ी मुश्किलें हुई थी। बाकी उसकी आदतें अच्छी हैं। वो पेपर वर्क कंप्लीट करके एस्थर को अपने साथ ले जाते हैं। एस्थर घर पहुंच के मैक्स और डेनियल से मिलती हैं। वो पियानो देखकर खुश हो जाती हैं। केट एस्थर को कहती है कि वो उसे पियानो सिखाएगी। वो उसे उसका कमरा दिखाती है। वो साइन लैंग्वेज सीखती है मैक्स से बातें करने के लिए। जॉन उसे पेंटिंग मटेरियल्स गिफ्ट करता है। डेनियल ये सब देखकर जेलस फील करता है। डेनियल का अपना एक टावर हाउस है जहां वो अपनी शरारत वाली टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बताता है। केट मैक्स और एस्थर के आपस में घुल मिल जाने से बहुत खुश होती है। वो अपने मॉम से कहती है एस्थर पूरी तरह से फैमिली में सेट हो जाए, उसके बाद वो अपनी टीचिंग जॉब कंटिन्यू करेगी। रात होने पे एस्थर मैक्स को लेकर केट के बेडरूम में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि उन्हें लाइटनिंग से डर लग रहा है और वो उनके साथ सोना चाहती है। अगली सुबह जॉन ऑफिस के लिए निकलता है और एस्थर का आज स्कूल में पहला दिन है। वो अपने रिबन्स पहने हुए स्कूल जाना चाहती है जिसपे केट उसे कहती है उसे बाकी बच्चों की तरह जीन्स या कुछ और पहनना चाहिए। दरअसल केट वरिड थी कि बच्चे उसे बुली करेंगे अगर वो ऐसे ड्रेस में जाती है तो। इसके जवाब में एस्थर कहती है कि जब वो अडॉप्शन के लिए आए थे तब केट ने कहा था कि सबसे अलग दिखने में कोई बुराई नहीं है। केट उसकी बातें मान लेती है। आखिर वही होता है जिसका केट को डर था। उसके ड्रेस के लिए उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। एस्थर और मैक्स बाहर खेल रहे होते हैं। वो जहां खेल रहे थे वहां एक पॉन्ड है जो कि फ्रोजन है। उसमें डूबने का खतरा है। ये देख केट परेशान होकर उन्हें कहीं और जाके खेलने को कहती है। डेनियल अपने कलर गन से शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके रेंज में एक कबूतर आकर बैठ जाती है। वो उसे शूट कर देता है। वो उसे तड़पता देख रोने लगता है। वो कहता है उसे नहीं पता था कि कलर गन से कबूतर इतना घायल हो जाएगा। एस्थर उसे पत्थर देकर कहती है कि उसे उसके दर्द से मुक्त कर दो, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो खुद ही उस कबूतर को पत्थर से कुचल देती है। अगले दिन स्कूल में डेनियल के फ्रेंड्स उसे टीज करते हुए कहते हैं कि उसके पेरेंट्स पूरी दुनिया ढूंढकर उसके लिए अजीब सी सिस्टर लेकर आए। वो हमेशा एक बुक अपने साथ रखती है जिसे वो बाइबल बताती हैं। उसकी क्लासमेट उसे फिर से बुली करती हैं।
रस्साकसी में वो बुक नीचे गिर जाती है और उसके पेजेस बिखर जाते हैं। वो बुली उसके कॉलर को हाथ लगाने वाली होती है, जिस पे एस्थर जोर से चिल्लाती है। सबको ये बहुत वियर्ड लगता है। केट एस्थर को पियानो लेसन्स देती है। वो उसे स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती हैं। एस्थर डिस्कस करने से मना कर देती है। उसका भरोसा जीतने के लिए केट उसे अपनी पर्सनल डायरी दिखाती हैं। वो उस डायरी में अपनी सारी बातें लिखती थी। उसमें उसने सबकी फोटोज और मेमोरी सेव की थी। एस्थर को वो जेसिका के बारे में बताती हैं। वो मिस कैरेज में मारी गई थी और उसके अवशेष को उन्होंने अपने घर के बाहर रोज प्लांट में लगा रखा था। वो कहती हैं जब तक ये प्लांट ग्रो होगा उन्हें लगेगा कि जेसिका उनके साथ है। उसकी ये बातें सुनकर एस्थर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जॉन से कहती हैं कि वो और एस्थर अब ओपन हो गए हैं, उनका एक कनेक्शन बन गया है। वो किचन में मेकआउट करने लगते हैं। वो सडनली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एस्थर उन्हें देख रही थी। अगली सुबह वो एस्थर को समझाने की कोशिश करती हैं कि ग्रोन अप्स का एक दूसरे को लव शो करने का एक अलग तरीका होता है, जिसपे एस्थर एफ वर्ड यूज करती है। केट इस इंसिडेंट के बारे में जॉन को बताती है। वो कहता है कि हो सकता है उसने ये वर्ड स्कूल में सुना हो, लेकिन केट कहती है उसके बताने के लहजे से लग रहा था जैसे उसे इस वर्ड के बारे में अच्छे से मालूम हो और कहीं से सुनी सुनाई ना हो। वो कहती हैं कि उन्हें एस्थर को एक बार डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाना चाहिए साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि उसके पास्ट के बारे में उन्हें पता नहीं। वो कैसे पेरेंट्स के साथ रही, हो सकता है उनका बुरा प्रभाव पड़ा हो उस पे। जॉन उसकी सारी बातें इग्नोर कर देता है। जॉन एस्थर और मैक्स को लेकर पार्क में आया होता है। उसकी पड़ोसन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। वो कहती हैं कि उसे उसके घर के सीलिंग फिक्स करने में उसकी मदद चाहिए। एस्थर को बुली करने वाली उसकी क्लासमेट भी पार्क में मौजूद थी। मौका पाके वो उसे ऊपर से ढकेल देती है, जिससे उसके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये सब मैक्स ने देख लिया था। जॉन डिनर टेबल पर पूछता है कि ब्रेंडा कैसे गिरी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि एस्थर ने उसे ढकेल दिया था। वो कहती है कि वो झूठ बोल रही है। मैक्स भी इसका साथ देते हुए कहती है कि वो स्लिप होकर गिर गई थी। डेनियल कहता है वो इससे परेशान है क्योंकि उसके सारे दोस्त एस्थर की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। केट मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। इतने में सिस्टर मैरी का कॉल आता है। वो एस्थर का हाल चाल पूछती हैं। केट एस्थर को फोन पे आने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। सिस्टर कहती है कि उन्हें एस्थर का मेडिकल और डेंटल रिपोर्ट चाहिए। केट उसे ब्रेंडा वाला इंसिडेंट भी शेयर करती है। एस्थर सब सुन रही थी। केट देखती है कि एस्थर पियानो बजाना बखूबी जानती थी। वो उसे कन्फ्रंट करती है कि वो इतने दिनों से जब उसे सिखा रही थी तो उसने क्यों नहीं बताया कि उसे पहले से आता है। उसने झूठ क्यों बोला। इस पे एस्थर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उसे लगा केट को पियानो सिखाने में मजा आता है। एस्थर उसे टॉन्ट करते हुए कहती हैं कि वो उसका दर्द समझ सकती हैं। उसके घर में एक पियानो होते हुए भी बेटा है जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं, और एक बेटी है जो सुन नहीं सकती। इससे केट बहुत ऑफेंड हो जाती है। केट इस बारे में जॉन को बताती है। उसे उसमें कोई बड़ी बात नहीं दिखाई देती। केट ये भी बताती है कि जब भी एस्थर जॉन के साथ होती हैं तो वो बिल्कुल अच्छा बिहेव करती हैं, और उसके उलट केट से उसका बर्ताव अलग सा ही होता है। वो जॉन को बताती है कि एस्थर ने उसे ये भी बताया कि जॉन अपनी पड़ोसन के साथ पार्क में फ्लर्ट कर रहा था। जॉन हंस के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केट उसे पूछती है कि क्या उसने जॉन को अपने घर इनवाइट किया है या नहीं। इस पे जॉन कहता है कि हाँ, उसने बुलाया था अपने घर की सीलिंग फिक्स करने के लिए, लेकिन उसने टाल दी। वो जॉन से कहती है कि उसने इस बारे में क्यों नहीं बताया। वो आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख एस्थर को बहुत मजा आता है। अगली सुबह सिस्टर मैरी उनके घर आती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने सब रीचेक किया तो उन्हें पता चला कि एस्थर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। 2 लड़कियों की लड़ाई हुई थी, उसमें एस्थर शामिल थी। एक चोरी का केस हुआ था, उसमें भी उसका नाम आया था। वो बताती है ब्रेंडा के पार्क में गिरने वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने एस्थर के पिछले स्कूल में कॉल किया तो पता लगा वहां भी एक लड़के के अपने गले में सिजर्स के लगने से मौत हो गई थी। वहां भी एस्थर की मौजूदगी दर्ज हुई थी। उनके और छानबीन करने से उन्हें यह भी पता लगा कि जिस कपल ने एस्थर को पहले अडॉप्ट किया था उनके घर में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी, और वहां से भी एस्थर बिल्कुल सही सलामत निकली, लेकिन आग लगाने वाले का अभी तक कोई पता नहीं चला। सिस्टर ये भी कहती हैं कि वो रशियन ऑर्फनेज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बातें और क्लियर हो सकेंगी। एस्थर ये सब सुन लेती हैं। जॉन इन सबको एक कोइंसिडेंस मानता है और एस्थर का बचाव करता है।
इस बीच एस्थर मैक्स से कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, नहीं तो वो लेडी उसे वहां से ले जाएगी मैक्स से कहीं दूर। यहाँ जॉन और केट अग्री करते हैं कि वो एस्थर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास लेकर जाएंगे। जैसे ही सिस्टर वहां से निकलती हैं, एस्थर मैक्स के साथ उसका पीछा करते हुए शॉर्टकट से उनसे पहले ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। वो मैक्स को कार के आगे ढकेल देती हैं, जिससे सिस्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो मैक्स से बातें कर रही होती हैं, इतने में एस्थर पीछे से सिस्टर पे हमला कर देती है। वो सिस्टर को ऊपर से फेंक देती हैं। वो नोटिस करती हैं कि अब भी वो जिंदा है, तो वो उसके पास जाकर उसके सर पे हथौड़े से बार बार वार करके उसे खत्म कर देती हैं। वो हथौड़ा और खून से सने कपड़े डेनियल के टावर हाउस में छुपा देती हैं। वो मैक्स को धमकी देती हैं कि उसने अगर इस बारे में किसी को बताया तो वो सबको मार डालेगी। अगले सीन में डॉक्टर ब्राउनिंग एस्थर का साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करती है और रिजल्ट में उनको बताती है कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव बच्ची हैं। उसकी बातों से डॉक्टर ने ये निष्कर्ष निकाला कि केट ही है जिसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं बन पा रही उनके बीच। केट इन सब बातों को बेबुनियाद बताती है। वो घर लौटते हैं, उन्हें ऑर्फनेज से कॉल आता है कि सिस्टर मैरी उनके यहाँ गई थी और अभी तक नहीं लौटी। पुलिस को उनकी बॉडी बरामद होती है। केट थोड़ी सस्पिशियस होती हैं और इस बारे में इंटरनेट में चेक करती हैं। वो रशिया में एक शेल्टर होम को कॉल करते हैं जहां से कि एस्थर है ऐसा बताया गया था। वो कहते हैं कि उनके पास इस नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें जैसे ही कुछ पता लगे तो वो उन्हें कॉल करे। जॉन एस्थर को डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए आता है। वो कहती हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर देते हैं। केट मैक्स और डेनियल से पूछती हैं कि एस्थर उनके साथ कैसी हैं, क्या उसने कभी उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की या कुछ गलत तो नहीं किया उनके साथ। दोनों कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। एस्थर जॉन को इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं, ये कहते हुए कि केट उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो अडॉप्टेड है। जॉन उसे समझाता है कि वो गलत सोच रही है। वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे मम्मी के लिए कुछ करना चाहिए जिससे कि वो अच्छा फील करे। एस्थर को इस बात का बखूबी मालूम था कि उस रोज प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर भी वो केट को सरप्राइज के तौर पे वही रोज देती है। वो इस बात का शौक मनाती हैं अकेले गार्डन में उस प्लांट को देखते हुए। यहाँ एस्थर जानबूझकर अपने हाथों की हड्डी तोड़ती हैं जिससे कि सारा इल्जाम केट पे लग जाए और उसे डेंटिस्ट के पास जाना ना पड़े। वो जॉन को बुलाती हैं, वो उसे अपने साथ कमरे में सुलाता है। केट कहती है कि उसने इतने जोर से भी नहीं पकड़ा था उसका हाथ। जॉन उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से जाने को कहता है। केट वाइन शॉप से वाइन की बोतल लेकर आती हैं। उसने मिसकैरेज के बाद पीना छोड़ दिया था, लेकिन अब वो पीने वाली होती है, पर वो नहीं पीती और वाइन को फ्लश कर देती है। वो स्कूल में बच्चों को छोड़ने आती है। जैसे ही वो कार से निकलती है तो एस्थर चुपके से कार को न्यूट्रल में कर देती हैं और इससे कार पीछे की ओर चलने लगती है। वो रास्ते के आखिर में पहुंचकर रुक जाती हैं और मैक्स वहां से सुरक्षित निकल जाती है। इस हादसे के बाद केट को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाया जाता है। केट को शक होता है इसके पीछे एस्थर का ही हाथ है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने ब्रेक चेक किया था कार से निकलते वक्त। जॉन ये भी कहता है कि बच्चों ने घर में वाइन की बोतल देखी, जबकि केट को अल्कोहल सख्त मना है। वो बताती है कि उसने खरीदी जरूर लेकिन पी नहीं। उसकी बात कोई नहीं मानता। डॉक्टर सजेस्ट करती है कि उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में कुछ दिनों के लिए रहना चाहिए। वो केट को 1 हफ्ते का समय देता है। अगर वो नहीं मानती तो वो बच्चों को लेकर अपने साथ चला जाएगा। डेनियल मैक्स को कन्विंस करता है कि अगर उसे कुछ पता है तो उसकी हेल्प करे, नहीं तो उसके मॉम को उनसे अलग कर दिया जाएगा। उसे पता चलता है कि सिस्टर मैरी के मर्डर और ब्रेंडा के ऊपर से गिरने में एस्थर का हाथ है। मैक्स उसे बताती है कि सारे सबूत टावर हाउस में छुपा रखे हैं। इन दोनों की सारी बातें एस्थर सुन रही होती है। केट जब मैक्स के कमरे में आती हैं तो एस्थर वहां पहले से ही मौजूद होती है। उसकी सारी पर्सनल बातें उसे सुनाती हैं, उसके बेबी का डेथ, उसके हस्बैंड का एक समय में किसी के साथ अफेयर। उसने अपनी सारी पर्सनल बातें डायरी में लिख रखी थी। एस्थर ने उसकी डायरी चुरा कर पढ़ ली थी। वो उसे उकसाती है, लेकिन केट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे खतरे में हैं और उसकी बात कोई नहीं मानने वाला। वो एस्थर की डायरी चेक करती हैं, उसमें उसे एक आदमी की फोटो और एक इंस्टीट्यूट का नाम मिलता है। वो वहां पे कॉल करती हैं तो पता चलता है कि ये कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। यहाँ डेनियल सबूत ढूंढते हुए टावर हाउस पे आता है जहां एस्थर पहले से मौजूद थी। वो सारे सबूत के साथ उस हाउस को जला देती हैं और डेनियल को अंदर जलते हुए कमरे में बंद कर देती हैं।
वो जान बचाकर किसी तरह वहां से निकलता है, लेकिन उस ऊंचाई से गिरने से वो बेहोश हो जाता है। एस्थर उसे पत्थर से कुचलने ही वाली होती है। मैक्स उसे धक्का देकर बचा लेती है। केट खिड़की से उन्हें देख लेती है और वहां पहुंचकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वो जॉन को बताती है कि वो जहां से आए हैं वो एक मेंटल हॉस्पिटल है। उन्हें एस्थर के बारे में और कुछ मालूम भी नहीं। हो सकता है कि उसने ही आग लगाई हो। जॉन उसकी बातें सिरे से नकार देता है। एस्थर डैनियल के कमरे में जाकर उसका पिलो से दम घोट देती है। मैक्स को पता चल जाता है और वो अपनी मॉम को वहां ले जाती है। वो एस्थर को जोर से थप्पड़ मारती है। इतने में सब केट को पकड़ लेते हैं, उसे इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं और एडमिट कर देते हैं। जॉन एस्थर और मैक्स को लेकर घर चला जाता है। जॉन बहुत परेशान था। वो बैठकर पीने लगता है। एस्थर वहां सेडक्टिव ड्रेस पहनकर आती है और उसे आई लव यू कहती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जॉन सरप्राइज हो जाता है। वो उसे समझाता है कि वो उसे एज अ डॉटर चाहता है और वो सिर्फ केट को प्यार करता है। वो डेनियल के लिए बहुत परेशान था और अपने करंट सिचुएशन से हताश हो चुका था। एस्थर फिर से उसके नजदीक आने की कोशिश करती है। वो उसे गुस्से से कहता है कि वो कल सिस्टर जूडिथ से इस बारे में बात करेगा और उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। यहाँ हॉस्पिटल में केट को होश आता है। वो एक कॉल पिक करती है। ये सार्म इंस्टीट्यूट, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहां से था। डॉक्टर उसे फोन पे बताता है कि उसने जो फोटो भेजी थी वो एक बच्ची नहीं बल्कि एक एडल्ट है, जिसपे वो कहती है कि उसने एक बच्चे की फोटो भेजी थी। वो उनकी अडॉप्टेड 9 साल की बेटी है। फिर वो डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि वो उसी की बात कर रहा है। उसे एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसे हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। इसमें इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। वो बताता है कि एस्थर 33 साल की है और उसका असली नाम लीना क्लैमर है। केट को अभी लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर वो कंफर्म करने के लिए बताता है कि जिसकी वो बात कर रहा है वो एक वायलेंट पेशेंट है जिसने वहां रहते हुए तब तक 7 लोगों का खून किया था। उसके वायलेंट नेचर के कारण ही उसे बांध कर रखा जाता था। उसके हाथों और गले में पट्टी बांधने से स्कार्स बने हुए हैं। वो खुद को बच्चा बताकर कईयों के घर पे रह चुकी हैं और लास्ट नोन रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने लास्ट अडॉप्टेड फादर को सेड्यूस करने की कोशिश की थी और कामयाब न होने पे पूरे घर को आग लगा दी थी। केट सब समझ जाती है। जॉन एस्थर के कमरे में जाता है। वो वहां पर पेंटिंग्स देखकर शॉक्ड हो जाता है। दरअसल उसने अपनी पेंटिंग्स के पीछे अश्लील पेंटिंग्स बनाकर छुपा रखी थी। केट जॉन को कॉल करती है। जैसे ही वो पिक करने वाला होता है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एस्थर बिजली गुल कर देती है और जॉन पे चाकू से वार करती है। वो उसे लगातार चाकू से मारकर खत्म कर देती है। मैक्स ये सब देख लेती है और छुप जाती है। केट घर पहुंचकर जॉन को मरा हुआ पाती है। वो मैक्स को ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है। एस्थर जॉन के गन से केट को शूट करती है। गोली उसके हाथों में लगती है। वो खिड़की से निकल छत पर पहुंच जाती है। उसे वहां से मैक्स दिखाई देती है। वो उसे इशारे में छुपे रहने को कहती है। एस्थर परछाई में केट को देख लेती है और उसके ऊपर गोली चलाती है। वो एस्थर को शूट करने ही वाली होती है। केट ऊपर से उसके ऊपर कूद जाती है। वो एस्थर को मरा हुआ मानकर अपनी गन लेकर मैक्स के साथ वहां से बाहर आती है। तभी एस्थर उस पे चाकू से वार करती है। वो लड़ते हुए उसी फ्रोजन पॉन्ड के ऊपर पहुंच जाते हैं। एस्थर चाकू से उसके गले पे वार करने ही वाली होती है, तभी मैक्स गन चलाती है, जिससे कि पॉन्ड के ऊपर पड़ी बर्फ की परत टूट जाती है और दोनों डूब जाते हैं। वो केट को पीछे से पकड़कर फिर से चाकू से पेट में मारती हैं। केट किसी तरह ऊपर आ जाती है। एस्थर एक हाथ में चाकू छुपाए केट को मॉमी कहकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जोर से लात मारकर खत्म कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।